9 ऐसी शक्तियों को आपके सामने लाने का, जिनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में प्रेरणा भर देती है। इसी मकसद के साथ मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर आपके सामने लेकर आया है सेलिब्रेटिंग द शक्ति। इसी कड़ी में आज मैं हितेश कुमार चोपड़ा मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर की तरफ से आपको एक ऐसी शक्ति से मिलवाना चाहता हूँ, जिसने अपनी ज़िंदगी में आने वाली सारी कठिनाइयों को बहुत ही धीरता और दृढ़ता के साथ फेस किया और अपना ऐसा मुकाम हासिल किया जो शायद कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। और वो शक्ति है केबीसी के जरिए हर घर तक पहुंचने वाली और वहां पर 1 करोड़ रुपए जीतने वाली श्रीमती विनीता जी जैन। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी और नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम धन्यवाद। में। मैं मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए और इस प्रोग्राम के लिए इतना समय निकाला। और सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच विनीता जी। तो विनीता जी, हम सब जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति, 1 करोड़ रुपए जीतने वाली महिला विनीता जी जैन। लेकिन हम जानना चाहते हैं उसके पीछे की कहानी को, उसकी जर्नी को, जो आज आपको यहाँ तक लेके आ पाई। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसा रहा था? क्या आपके घर का माहौल था? क्या आपके खुद के उस टाइम पे आपके क्या ड्रीम्स थे? क्या आपके एम्बिशंस थे? उनके बारे में। मैं डिब्रूगढ़ में जन्मी हूँ और बहुत ही साधारण बचपन था मेरा। 2 छोटे भाई थे मेरे एंड मम्मी-पापा एक न्यूक्लियर फैमिली में मैंने जन्म लिया। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे मम्मी-पापा छोटे से ही पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक थे। उन्होंने इतना सपोर्ट किया। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने यही जाना है कि हमें पढ़ लिख के कुछ करना है। ना ही सिर्फ मैं, मेरे दोनों भाइयों को भी। और मेरे पापा तो बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। तो बचपन मेरा काफ़ी साधारण ही बोलूँगी मैं। मम्मी की मेरी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि मैं सब चीज़ सीखूँ, सारी कलाओं में मैं निपुण हूँ एंड उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं उत्तीर्ण हो पाई, नहीं पाई, वो तो वही बता पाएँगी। बट हाँ, मैं ये कहूँगी साधारण बचपन ही रहा है मेरा। तो पढ़ाई के अलावा आप कुछ अन्य एक्टिविटीज़ में भी जुड़ी हुई थी अपने बचपन में, अम, डिब्रूगढ़ में? उस समय की लड़कियां जो कुछ सीखती थी, जो आजकल की लड़कियां साधारणतः नहीं सीखती हैं। जैसे मैंने टाइपिंग भी सीखा, शॉर्ट हैंड भी सीखी सीखी मैंने। फिर पेंटिंग, कुकिंग, एम्ब्रॉयडरी, जो भी बोलिए, जो हुँ। लड़कियां अधिकतर करा करती थी, सब कुछ सीखा मैंने। जैसे आपने कहा कि उस ज़माने में सीखा करती थी और अब इतना नहीं सीख पा रही हैं, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है और इसको कैसे हम लोग वापस ट्रैक पे लेके आ सकते हैं? मेरे को नहीं लगता ट्रैक में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ओके। जो लड़कियाँ सीख रही हैं, मुझको उस चीज़ की कमी महसूस होती है मेरे लाइफ में कि काश मैंने भी वो सब की होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझको भी, मैं कंप्यूटर में मैं भी एक्सपर्ट होती, सब कुछ मैं भी जानती, मुझको भी डिज़ाइनिंग करना आता, कुछ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जानती। उस समय ये सब कुछ था ही नहीं, आजकल लड़कियाँ वो सब सीख लेती हैं। तो वो भी एक तरह से कला है जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। इट्स ऑल अबाउट द चेंजिंग टाइम्स, मैं बिलीव करती हूँ। वक़्त के और साथ उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी, अपनी अपनी रुचि की बात है। जिसको जिस चीज में रुचि हो, ऐसा नहीं कि आजकल लड़कियां ये सब नहीं करती हैं। जिनको रुचि है वो भी कर रही हैं। अधिकतर पहले ज्यादा किया करती थी। जी, जी। और जैसा कि आपने कहा कि अब वक़्त की माँग कुछ और है, अब यस। रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज़ बदल चुकी हाँ। हैं। तो आप जब ये सब कर रही थी और उसके बाद शायद 19 साल की छोटी-सी आयु में आपकी शादी हो गई थी। तो उस समय कैसा आपका जीवन चेंज हुआ या उस टाइम में ऐसा क्या था जो आप करना चाहते थे, लेकिन शादी की वजह से आप कर नहीं पा रहे थे? जैसे कि मैंने कहा, मेरे मम्मी पापा पढ़ाई को लेके बहुत बहुत जागरूक थे। और हमें भी यही सिखाया गया था कि पढ़ना है, लिखना है। और हम लोग तीनों ही भाई बहन पढ़ाई लिखाई में हम लोग अच्छे थे। या यू वर अ टॉपर, यू वर अ गोल्ड मेडलिस्ट इफ आई एम नॉट यस, रॉन्ग। क्लास 12 में मैंने टॉप भी किया। हाँ, ऑल असम में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। बट एज लाइफ वुड हैव इट, उसके तुरंत साल भर बाद मेरी शादी भी हो गई। ये एक बहुत, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हुँ, ये अचानक से ये यू टर्न कैसे। हुँ, अधिकतर नहीं तो लड़कियां उस समय कुछ ख्वाब देखती हैं कि कहीं बाहर जाना है उन्हें, कुछ हायर स्टडीज परस्यू करना है। बट मेरे, आप सही मायने में पूछे तो मेरे ऐसे कुछ भी करियर गोल्स नहीं थे। ओके, हुँ, अम, मुझको बस यही लगता था कि मैं अपने
मम्मी पापा को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो। तो जब मेरे पापा ने मेरे सामने एक प्रपोजल, वो मेरे सामने उन्होंने पेश किया कि इस तरह हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। मैंने इतना ज़रूर कहा था कि मुझे पढ़ने की इच्छा है, तो उन्होंने कहा तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। तो इस बात पे मैं राज़ी हो गई और मैंने हाँ भर दी थी। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं हुई थी मेरे साथ। मैंने अपनी मर्ज़ी से ही हाँ भरी थी, बट ये ज़रूर सोचा था कि मैं शायद आगे जाके मैं पढ़ाई अपने अपने परस्यू कर पाऊँगी। एंड शादी के बाद आपने वो किया भी? हाँ, शादी के बाद मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी, तो मैंने ग्रेजुएशन की परीक्षा दी। 2 मेन परीक्षाएँ दी मैंने और उसमें भी मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही हुई। हालाँकि ज़्यादा पढ़ने का टाइम मुझे नहीं मिला था, बट फिर भी ठीक ही हो गया था। तो शादी के बाद जब आपने अपने ससुराल में आगे और पढ़ने की बात कही, तो उस टाइम पे क्या रिएक्शंस आए और किनका सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा मिला? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, हम जहाँ ये शक्ति की बात कर रहे हैं, हुँ, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति थी और वो थी मेरी सासू माँ। ओके। उन्होंने मुझे अनकहे रूप में ही बहुत अच्छे से सपोर्ट किया कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हें ये करना है, तुम आगे बढ़ो, तुमको देखना है तुम्हारा तुम्हारा रास्ता तुम्हें कहाँ लेके जाएगा। उनका उतना ही कहना, जबकि वो बहुत बड़ी थी उम्र में हुँ, और खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत था। घर वालों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन मेरी सासू माँ का मैं कहूँगी बहुत बड़ा सपोर्ट था। और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड, वो तो चाहते ही थे कि शादी की वजह से जो मेरी पढ़ाई रुक गई थी वो अधूरी ना रह जाए। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि पढ़ना है, तो मैंने फिर पढ़ाई की। एंड दैट्स मैं वेरी ज़रूर कहना वंडरफुल। चाहूँगी मेरे मम्मी-पापा, उस समय मेरा बेटा भी जन्म ले चुका था एंड एक छोटे बच्चे के साथ पढ़ाई करना इतना आसान नहीं था। मेरी मम्मी के पास वो रहा साल भर। मेरे मम्मी-पापा का हमेशा की तरह बहुत-बहुत सपोर्ट रहा और मैं ये कर पाई। दैट्स सो वंडरफुल जब एक पूरा परिवार या आपकी इच्छा बिल्कुल। को मान रखता है और इसे पूरा करने में, उस इच्छा को एक सच्चाई तक ले जाने में आपकी हेल्प करता है, हुँ, तो दैट वुड हैव बीन रियली वंडरफुल। यस, इट वाज़। और जैसे एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, वो चलते फिर एक दिन 2003 में जब आपको वो खबर मिली, तो पहले तो कितना समय आपको लगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए? मतलब एक्सेप्ट तो हम साल 2 साल तक भी नहीं कर पाए थे ये घटना होने के बाद। 2003 में मेरे हस्बैंड का जब किडनैपिंग हुआ, तो हुँ, हुँ, हमें 2 1 दिन बाद तो पता चला कि ये हादसा हुआ भी है। हुँ, इट केम एज़ अ शॉक फॉर अस, हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें पता था कि हमें लगा था कि बस हम ये सल्टा के जो भी कुछ है, हम वो घर आ जाएँगे वापस। हुँ, हुँ, लेकिन कोई खबर नहीं आई एंड उसके बाद फिर इंतज़ार करते रहे हम, साल, 2 साल, 3 साल। सही मायने में पूछे तो इंतज़ार खत्म अभी हुआ भी ही नहीं नहीं हुआ हमारे है। परिवार वालों का, क्योंकि हमें आखिर में कोई खबर नहीं मिली उनकी। हुँ, बट ये बहुत बड़ा शॉक के जैसे आया हम सबके लिए। बच्चे बहुत छोटे थे उस समय। बेटा मेरा क्लास 6 में था, बेटी क्लास 2 में गई ही थी। परिवार के एक-एक सदस्य को सभी हम शॉक थे एंड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम सबके जीवन में ऐसा कुछ होगा। एंड जब आप उस दौर से गुज़र रहे थे, तो कहीं न कहीं एक बैटल आप लड़ रहे थे उस जो घटना हुई थी उसको भुगतने का, और कहीं एक बैटल आप और लड़ रहे थे कि लोग आके आपको जज कर रहे थे। अगर आप खुश थे या मतलब अगर आप नॉर्मल रह रहे थे तो बोल रहे थे इन तो कोई फ़र्क ही कौन पड़ा है। और अगर आप कहीं मतलब वीक पे थे तो आपको ये जज किया जा रहा था कि वीक रहे आँखियाँ से, यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो इस लड़ाई को उस लड़ाई के साथ आपने कैसे लड़ा? देखिए, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, ये एक हमारे कम्युनिटी में ये एक चीज़ तो है। मतलब कोई कुछ भी करे, उसकी बात बन ही जाती है। हुँ, और जब इस तरह का किसी के साथ कुछ जीवन में घटा हो, तो लोग अक्सर बात कर ही लेते हैं उसे लेकर। हुँ, हुँ, मैंने उस समय कुछ भी बनावटी नहीं किया कि मुझे रोना है या मुझे किसी के सामने दुःख प्रकट करना है। दुःख तो मुझे होगा ही, और दुखी जब होती थी, मैं कमरे में घंटों-घंटों रोया करती थी। रात-रात भर रोती थी। लेकिन मुझको ये कभी नहीं लगा था कि मैं किसी के सामने अपने आँसू दिखाऊँ। हुँ। मेरे बच्चों को कुछ स्कूल के लिए, कुछ प्रोजेक्ट के लिए, कोई अपनी ज़रूरत के लिए कुछ सामान चाहिए होता था, मैं बाज़ार भी चली जाती थी लेने के लिए। क्योंकि वो हम मैं उनके लिए नहीं लाऊँगी तो
कौन करके देता? वो भी आपकी एक ज़िम्मेदारी थी जो आपको हाँ, पूरी तो करनी थी। पूरी करनी ही थी वो हुँ, मुझे। अब इसमें किसी ने बात बनाई तो उस समय तो मुझको अखरा बहुत ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ? बाहर ना निकलूँ, निकलती हुँ, तो ऐसे लगता है जल्दी से घर वापस आ जाऊँ, कहीं मुझे कोई देख ना ले कि मैं बाज़ार में घूम रही हूँ। हुँ। There was always a judgment that you had to Always face I at that felt that time. there was a judgmental attitude towards me. हुँ, हुँ, साल भर तक मुझे ऐसा लगता रहा, बट धीरे-धीरे साल भर बाद मैंने सोचा इस तरह मैं जीवन नहीं बिता सकती। बच्चे भी थे छोटे, उनकी ज़रूरतें थी, हुँ। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे और मेरे हस्बैंड के नहीं होने की वजह से मेरी ज़िम्मेदारी डबल हो रही थी मेरी उनके प्रति। हुँ। तब मेरे अंदर से ही मुझे एक स्ट्रेंथ महसूस हुई कि मुझे कुछ करना होगा। मतलब मैं ऐसे मंद-मंद रह के, ऐसे दबी-दबी रह के जीवन नहीं जी सकती। मैं सबके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी, मैं किसी को बढ़ने नहीं दूँगी इस तरह रह के। तो वो जो 1 साल आपने कहा, उस समय आप एक डिप्रेशन के फ़ेज़ से निकले थे। मैं डिप्रेशन नहीं बोलूँगी उसको। इट वाज़ नॉट अ मेडिकल डिप्रेशन टाइप ऑफ अ थिंग, हुँ, हुँ। बट बहुत, बहुत ज़्यादा मायूसी थी। लाइफ में आगे मेरे क्या होने वाला है मुझे कुछ पता नहीं था। 2 छोटे-छोटे बच्चे दिख रहे थे सामने, हुँ। उनके लाइफ में क्या होगा ये मुझे पता नहीं था। दिन कटना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए एंड स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में कोई रहेगा उसकी मनोस्थिति कैसे रह सकती है? सही है। डिप्रेशन ही होगा शायद, मैं नहीं जानती। मेडिकली तो मैंने कुछ टेस्ट करवाया नहीं था, बट मेरी स्थिति नॉर्मल नहीं थी और मैं ये कह सकती हूँ मैं कुछ दिन और अगर ऐसे रहती तो मुझे कुछ तो मेंटली कुछ हो जाता मेरे को। मैम और आपने जैसे अभी कहा कि मेडिकली हमने चेक नहीं करवाया या डिप्रेशन ही रहा होगा, तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है हमारे सामने। हमारे देश में मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हम लोग मेंटल हेल्थ की तरफ उतना फ़ोकस नहीं करते हैं। अगर मेंटली किसी को कुछ प्रॉब्लम है या मतलब कोई मायूस है या कोई डिप्रेस्ड है, तो उसको बोला जाता है अरे कुछ नहीं होता है, चलो आगे बढ़ो, कुछ नहीं होता है। तो इसका रिकॉग्निशन कितना ज़रूरी है? क्या हो सकता है उस समय अगर आपको किसी ने आके सँभाला होता या आपको जिस तरह से आपको एक साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं काउंसलिंग अगर मिली होती, तो क्या आपकी जर्नी थोड़ी-सी कहीं कुछ सुविधा मिली होती आपको? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं भी मिली होती अगर मुझे उस तरह का एक मेंटली मुझे सपोर्ट मिला होता, हुँ, वो भी हुँ। मेरे लिए शायद बहुत होता उस समय। उस समय हम लोग इतने ज़्यादा हम लोग जागरूक नहीं थे इस इन सब के प्रति। आजकल जैसे इन सब के प्रति जागरूकता बहुत फैल गई है। मेंटली साउंड रहना या मेंटल हेल्थ अ, अच्छा अच्छा होना, हम सब इसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। वो वैसा समय नहीं था हुँ, हुँ। एंड आई मस्ट टेल यू आई वाज़ फाइटिंग अ मेंटल बैटल एट दैट टाइम। बट समय रहते मेरे अंदर से ही एक आवाज़ निकली शायद कि मुझको मैं शायद अगर बिज़ी रहूँगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं इन सब बातों को भूल जाऊँगी, बार-बार उन्हीं को ओवरथिंक नहीं करूँगी और मैं सही दिशा में मेरी सोच होगी क्योंकि मुझे इन बच्चों के लिए तो मुझे काम करना है। और यही सोच के फिर मैंने धीरे-धीरे सोचा क्योंकि हमेशा से मैं पढ़ाई के प्रति मेरा इंक्लिनेशन था, हुँ, हुँ। तब मैंने घरवालों से बात करके मैंने बोला कि मैं इस लाइन में कुछ करना चाहती हूँ। तब ओके एंड फिर आपने फाइनली कोचिंग क्लासेस शुरू फिर किए? मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किए। मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया। बहुत इंटरेस्ट आने लगा मेरे को। मैं बिल्कुल अपने आप को, अपनी स्थिति को भूल ही गई थी, बच्चों को पढ़ाने में। मेरे बच्चे भी साथ-साथ पढ़ते रहे थे, तो वो भी मुझको एक अच्छा लगता था कि मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा। आपने शायद जब शुरू किया था तब शायद 7 बच्चों के आस-पास आप 5 5 बच्चे थे। बच्चे थे और इवेंचुअली आप लगभग 150 बच्चों को कोचिंग क्लासेस करवाने हाँ, लगे फिर थे। धीरे-धीरे बढ़ते विदिन अ ईयर इतने बच्चे हो गए मुझे और टीचर्स रखने पड़े एंड मेरा मैनेजरियल रोल प्लस टीचिंग रोल दोनों ही हो गया था मेरा एंड And there was काफ़ी another third role of a mother that you were playing. डेफिनिटली वो तो था तो ही। इन तीनों के बीच में आपने कैसे जगल किया, कैसे आपने बैलेंस किया? देखिए, मैं ये बात हमेशा मानती हूँ और हमेशा बोलती हूँ, मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ, हुँ, अपनी हुँ, बहू को भी बोलती हूँ, एक वर्किंग लेडी के लिए हमेशा डबल ज़िम्मेदारी होती है। हुँ, उसे अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ तो सँभालनी ही पड़ती है, उसके बाद वो कुछ कर सकती है। जो इन दोनों काम को अच्छे से बैलेंस कर पाए, वो दोनों दोनों दुनिया को जस्टिफाई कर पाती है और वो सक्सेसफुल हो पाती है, घर में भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। मैंने भी यही किया मेहनत तो करनी पड़ी थी, सब कुछ मैनेज करके इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से ही निभाया, तभी शायद मेरे कोचिंग क्लासेस अ, सक्सेसफुल भी हुई।
आपके बच्चों का उसमें कितना रोल रहा? मतलब देखिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही यंग एज में एक चीज़ देख ली थी, तो ऑब्वियसली एक मैच्योरिटी का लेवल कहीं दूसरी तरफ चला गया था। तो दे वर योर सपोर्ट और यू वर देयर सपोर्ट? I think it was mutual. इट वाज़ म्यूचुअल। It was mutual. And मैंने जितना सोचा कि मैं उनकी सपोर्ट बनूं, हुँ, मुझे नहीं पता मैं बन पाई या नहीं बन पाई, बट वो जरूर मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट थे, क्योंकि उन्हें देखकर ही मुझे कुछ भी करने की इच्छा होती थी, या उन्हें देख के मुझे एक लाइफ के लिए मोटिवेशन होता था, या उनके लिए मुझको क्या सोचना है फ्यूचर में, वो मैं सोचती थी। मैं जब पढ़ाने लगी कोचिंग क्लासेस में, मुझको ऐसा लगने लगा कि इतनी पढ़ाई से मुझे शायद सेटिस्फैक्शन नहीं मिले, खुद की पढ़ाई से मुझे और क्वालिफाई होने की जरूरत है। एंड ग्रेजुअली मैंने फिर बीएड कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि एक टीचर होने के नाते मुझे मुझे लगा कि बहुत जरूरी है कि मैं बीएड कोर्स ज्वाइन करूं। मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता था, मैं कॉलेज भी जाती थी, कॉलेज से आके मैं अपने क्लासेस भी करवाती थी। एंड उसके मेरा बाद आपने शायद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स उसके भी बाद मैंने किया? मास्टर्स भी किया पॉलिटिकल साइंस में। हुँ, एंड इट वाज ऑलमोस्ट कि मैं 40 प्लस हो गई थी जब तक मैंने ये सब कंप्लीट किया। ओके। सो आई हैड स्टडीड एट अ टाइम व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट नॉट सपोज्ड टू स्टडी, आई शुड से। इसी तरह से चलते-चलते 2018 आया। सबसे पहले तो विनीता जी केबीसी में आपने अप्लाई कैसे किया? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से उसमें अप्लाई किया जाता है, कैसे उनको जाना होता है। केबीसी 2000 में स्टार्ट हुआ, तो हम लोग दिन भर का काम खत्म करके ऐसे टीवी देखने बैठते थे। सब कोई फैमिली वाले बैठे हैं, तो मेरे मेरे से ऐसे आंसर्स फटाफट निकल जाते थे आंसर्स। ओके। तो कई बार मेरे हस्बैंड बोलते, कितने सारे आंसर्स दे देती हो, हुँ, व्हाई डोंट यू ट्राई। तो कई बार बोलते थे कि यू शुड ट्राई। उस समय जो सिस्टम था रजिस्टर करने का बहुत डिफिकल्ट था, शायद लाइन फोन मिलाना होता था। यस। वो भी मैंने एक दो बार ट्राई किया, बट इतना आसान नहीं था वो। ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सीजन्स आते रहे, मेरा भी और इंटरेस्ट बढ़ता रहा इसके प्रति। एंड जो भी रजिस्ट्रेशन का तरीका था, मैंने प्राय हर साल मैंने ट्राई किया है ओके। रजिस्टर करने के लिए, अलग अलग सिम से। इंटरेस्ट हमेशा था मुझको कि मैं करूं। आयरनिकली इस बार जो हुआ था 2018 में, मैं बस अपने क्लासेस से निकली थी, एंड 8 बजे निकली, ऐसे ही मैं अपने मोबाइल को मैंने खोला तो देखा कि सोनी लिव ने ये लाइव कर दिया है। एक क्वेश्चन आया, मैंने उसी में आंसर डाल दिया। अगले दिन फिर वही हुआ, मैं क्लासेस से निकली, फिर देखा कि एक क्वेश्चन आया, आंसर कर दिया। तो वो 10 दिन तक आता रहा था। मैंने 5-7 बार किया होगा आंसर, हार्डली नोइंग दैट उसका कोई इफेक्ट भी होना है। लेकिन फिर 15-20 दिन बाद मुझको कॉल आ गया कि आपका सिलेक्शन हुआ है, एंड 3 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। फटाफट उसी समय उन्होंने फोन पे ही पूछा 3 क्वेश्चंस के आंसर, ऑन कॉल आपका ऑन वो चल कॉल। रहा था। एंड ओके। वो भी मैं लकी थी कि मैंने उस समय फोन मेरे पास था, क्योंकि क्लासेस के बीच हुँ। मैं फोन उठाती नहीं थी, एंड वो 2 क्लास के बीच के समय का कॉल था, तो मैंने उठा लिया था। एंड हाथों हाथ मैंने आंसर भी किया। फिर कॉल आया कि आपको ऑडिशन के लिए आना है, तो वो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप बढ़ते बढ़ते फिर ऑडिशन के लिए कोलकाता गई। एंड वहां फिर ऑडिशन में काफी सारे सवाल, जो भी कुछ प्रोसेस होता है इनका, रिटन टेस्ट, सब ओके, कुछ। इसमें रिटन टेस्ट भी हाँ, होता है। रिटन टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू होता है, सब कुछ। आपको कितने लेवल पार करने पड़े थे अमिताभ बच्चन जी से मिलने से पहले? मुझको ये रजिस्ट्रेशन करने से लेकर वहां पहुंचने तक 4 लेवल पार करने 4 पड़े, लेवल पार करने फास्टेस्ट पड़े फिंगर थे। फर्स्ट को लेके। ओके। एंड अगर आप बोलेंगे कि सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगा, हुँ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, क्योंकि वो एक पॉइंट ऐसा था जहां इतने करीब आके भी हो सकता आप हॉट सीट तक पहुंचे भी ना। एंड आपने जैसे अभी कहा कि 2000 से ही जब आप केबीसी देखते थे तो आप सही आंसर्स दे दिया करते थे। हाँ। तो हाउ डिड यू लर्न अबाउट दोज़ थिंग्स? आप कैसे अपडेटेड रखते थे खुद को? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या थे आपके? अ, बिकॉज़ यू मैं कंप्लीटेड योर एजुकेशन या मैं आफ्टर अ वेरी पढ़ती लॉन्ग बहुत टाइम। थी। मैं हर तरह की किताबें, पहले तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था कि हम गूगल में कुछ पढ़ लेते या इंटरनेट पे कुछ पढ़ लेते। बट मैं पढ़ती बहुत थी पहले, हर तरह की इंफॉर्मेशन काफी पढ़ा करती थी। और फिर जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगी, देन आई वेंट इनटू द डेप्थ। पूरे जैसे पढ़ाने के लिए आपको खुद को पूरा नॉलेजेबल होना पड़ता है। मे बी दैट ऑल्सो वॉज अ रीजन दैट आई न्यू सो मेनी थिंग्स। जब मैंने एक्चुअल में केबीसी में क्वेश्चंस वर थ्रोन एट मी, कुछ है जो मैं बच्चों को मैं पढ़ाती थी उसमें से है, हुँ। कुछ मैंने खुद ने पढ़ा है मेरे लाइफ में,
कुछ मैंने अमर चित्र कथा में ही पढ़ा था, तो वही क्वेश्चन से कुछ मुझको फेंट याद आया कि हाँ ये इसका आंसर होना चाहिए. In some way, all your life you were actually preparing for that That's what one competition ये मैं हर unknowingly. इंटरव्यू में मैंने बोला है कि हाउ डिड यू प्रिपेयर. आई थिंक द होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर इट. पढ़ाई नहीं की जा सकती इसके लिए. और जैसा आपने कहा कि चौथा राउंड आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का था, एंड जब वहां पे अनाउंस हुआ कि सबसे पहले और सही उत्तर दिया है विनीता जी जैन ने, मुझको सुना ही नहीं दिया कुछ. आई वॉज ब्लैंक. फिर अमिताभ जी बोले मैं आपका ही नाम ले रहा हूँ, आइए. आई कुड नॉट बिलीव, एंड इट वाज देन दैट आई रियलाइज कि ओ आई हैव आंसर्ड करेक्टली. That it was moment a was long such. due achievement that you were, I you know, you felt so. deserved. I felt so after that. आपके बहुत लंबी लाइफ की एक जर्नी के और बाद you that know, was a मैं अभी भी जैसे मैं केबीसी कई बार ऐसे देखती हूँ तो जो काफी अमाउंट जीत जाते हैं वो लोग जो एक अपना अपना पास्ट बताते हैं कि कई दिनों से सपना देख रहे हैं कि वो इस सीट में बैठेंगे, अमिताभ उनको क्वेश्चन पूछेंगे. तो मुझको भी कई बार होता था वैसा. आई डिडंट टेल दैट ऑन द सेट्स ओवर देयर, बट मैं भी कई बार सोचती थी कि हाँ मैं ऐसे बैठूंगी, मुझको ऐसे पूछा जाएगा, मैं जवाब दूंगी. आई डोंट नो, इट वाज realization of all those that I had, I mean, dreamt, I think. आप मेंटली भी खुद को प्रिपेयर कर रहे थे कि एक दिन तो वहां पहुंचना ही है. पता नहीं. तो आप अमिताभ जी से सेट पे पहले मिली थी या जब आपका नाम लिया गया तब आप फर्स्ट टाइम उनसे रूबरू हुई थी? तभी फर्स्ट बार, पहले हाउ नहीं वाज मिली. दैट फीलिंग? आई मीन द मोमेंट ही एंटर्ड इनटू द सेट्स ओनली, वो एक मैं तो उसी समय फ्रीज हो गई थी कि ऐसे मेरे हाथ ऐसे स्क्रीन पे थे कि मुझको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बटन्स को वो करना है, बट आई थॉट माय हैंड्स विल नॉट मूव. तो दैट वाज अ मोमेंट व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट. And then you had played a whole game Yes, with that person. yes. And that was मुझको चाहे कुछ भी ना मिलता, बस वो मोमेंट्स में लेके आ जाती तो भी मैं उतनी सेटिस्फाइड होती. It was केबीसी के बाद कैसे रही है आपकी लाइफ? कैसे चेंजेस आए और जो फेम और नेम जो मिला था उसने आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट डाला? केबीसी से जो फेम मिली, दैट वाज अ नेशन वाइड फेम. वो अलग ही बात थी. मैं किसी भी सिटी में जा रही हूँ, वहां भी लोग पहचान रहे थे, तो वो अलग ही बात थी डेफिनेटली. बट एक चीज जो मैं बोलूंगी, मेरी जो लाइफ की जो स्थिति थी उसमें मुझको जो केबीसी ने दिया, लाइक एक आइडेंटिटी. एंड आई वुड से दैट मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मुझको एक, मैं क्या बोलूं उसको, आइडेंटिटी क्राइसिस बोलेंगे शायद, कि आई वॉज थिंकिंग जैसे आई वॉज बिगनिंग टू लूज माई आइडेंटिटी. बट केबीसी हुआ एंड इट वॉज लाइक, मुझको ऐसा लगता था मैं नहीं जानती हूँ किसी को भी. इतने लोग जानने लग गए. आई मीन एवरीवेयर दैट आई वुड गो इट वुड बी लाइक अरे आप वो हैं, आप वो हैं. आई मीन आइडेंटिटी was like everywhere. So this was one thing which KBC gave me, and I'm ever grateful for it. That's it. तो कितने सालों तक या कितने टाइम तक ये आपका चला, मतलब आज भी आपको लोग रिकॉग्नाइज करते होंगे? Yeah, definitely करते हैं. एंड आपके केबीसी के किस्से सुनना चाहते होंगे? हाँ. कोई ऐसा किस्सा होगा आपका और अमिताभ जी का जो आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ जरूर. लाइक मैं हमेशा से बहुत ऑब्जर्वेंट पर्सन रही हूँ. मुझको हर चीज गौर से देखना या उस मोमेंट में रहना मुझको बहुत अच्छा लगता है. एंड ये तो मेरे लिए आने के बाद, मुझको केबीसी से आने के बाद लगा कि मैं क्या करके आई, बस 1 करोड़ जीत के आ गई हूँ. बट वो सेट मैंने ध्यान से नहीं देखा, कैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है ये नहीं देखा. ऐसा था कि आई मिस्ड अ बिग थिंग इन माई लाइफ. सो यू नो व्हाट आई डिड, मैं कुछ सोनी के लोगों को तो जानती थी, सोनी टेलीविजन के, बिकॉज इंटरेक्शन हुआ था उनसे. जी. तो फिर मैंने कॉल किया किसी 1-2 जन को. आई सेड आई वांट टू कम टू द सेट्स अगेन नेक्स्ट सीजन. तो they said yes, you are our guest. I mean, it will be an honor for us that you will come. तो they made a safe, like पूरा मेरे लिए उन्होंने इंतजाम किया. फिर मैं अगले सीजन फिर गई और मैं ऑडियंस में बैठी थी, बिकॉज मुझको लगा मैं ऑडियंस में टेंशन फ्री होके बैठूंगी तब मैं देख पाऊंगी अमिताभ क्या कर रहे हैं, कैमरा कैसे मूव कर रहा है, कंटेस्टेंट कैसे क्या कर रहा है, यू नो ऑल दिस क्यूरियोसिटी इनसाइड मी. एंड केबीसी के बाद आपकी लाइफ किस तरह गई एंड आप कैसे आज एक इतनी बड़ी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल का रोल एंड प्रेजेंटली ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल का रोल निभा रहे हैं? हाँ, तो ये भी मेरे लिए शायद एक गॉड गिफ्ट ही मैं बोलूंगी, या लाइफ में एक ऐसा टर्न था मेरे लाइफ में. मैं डेफिनेटली एजुकेशन लाइन से तो मैं जुड़ी ही थी. केबीसी के तुरंत बाद रॉयल ग्लोबल स्कूल के जो मैनेजमेंट है
डॉक्टर शोपन सारी सर, ये लोग इन लोग हमेशा कुछ भी ऐसा कुछ होता है, दे कॉल द पर्सन टू द स्कूल सो दैट बच्चों से इंटरेक्ट करे एंड अपनी लाइफ स्टोरी बताए, जस्ट टू मोटिवेट द चिल्ड्रन। तो उसी श्रृंखला में उन्होंने मुझको भी बुलाया स्कूल। तो व्हेन आई वेंट देयर, आई वाज ऑफर्ड द जॉब कि ज्वाइन करूं मैं स्कूल, एंड दैट वाज इंडीड अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि मैं स्कूल ज्वाइन करूंगी। तो आपने जैसे कहा कि स्कूल ज्वाइन करने से पहले भी आप पढ़ाते थे, सो हाउ डिफरेंट इज टीचिंग इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड बीइंग अ टीचर इन अ स्कूल? हाँ, तो स्कूल में मेरा टीचिंग जॉब प्राइमरी जॉब नहीं है। आई एम ओके। मोस्टली एन एडमिनिस्ट्रेटर देयर। पढ़ाना कहीं भी हो इज जस्ट द सेम, इज जस्ट द कनेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द टीचर। एंड मतलब मैं अपने आप को आज भी स्कूल में मैं इतने तरह के काम करती हूँ, बट जब मैं पढ़ा रही होती हूँ दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर मी। मैं अपने आप को, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए बनी हूँ। लोग 2 बच्चों को नहीं सँभाल पाते हैं, आप एक पूरे स्कूल को सँभाल रहे हैं। तो इसमें अगर आप हमारे दर्शकों को टिप्स दें कि अक्सर देखा जाता है कि घरों में बच्चों को फ़ोर्स किया जाता है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। सो हाउ कैन पेरेंट्स मेक एजुकेशन फन फॉर चिल्ड्रन? क्योंकि आज के डेट देखिए, आज से शायद 15 साल, 20 साल पहले अलग सिनेरियो रहा था एजुकेशन का और आज बहुत ही अलग सिनेरियो है। ओके। एजुकेशन पर से हुँ, हैज अंडरगॉन अ सी चेंज, इज अंडरगोइंग अ सी चेंज। ओके। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी ये जो एनईपी 2020 आया है, हुँ, कोविड के कारण थोड़ा डिले हो गया, बट काम चल रहा है इसमें। एंड एजुकेशन बिल्कुल अलग लेवल पे जा रहा है धीरे धीरे। ओके। अभी हर टीचर की ट्रेनिंग हो रही है, हर टीचर को अनलर्न करने को बोला जा रहा है ताकि वो नई चीजें लर्न करे, यू नो, हुँ, बिकॉज हुँ। पढ़ाई अब पहले के जैसे नहीं रही है। हम अब वो वाले एज में हम नहीं है जहां हम बच्चों को बोले, एक 3 साल के बच्चे को पेंसिल पकड़ा दे और बोले कि तुम एक लाइन खींचो या ए लिखो। हुँ, उससे हम बच्चे का प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, उसको हम पीछे कर रहे हैं। अभी है कि आप उस बच्चे को खेलने दीजिए, आप उसको सैंड में लिखने दीजिए, आप उसको खाली उस लेटर को पहचानने दीजिए, आप उस लेटर की साउंड से उसको वाकिफ कराइए। लिखना, पेंसिल पकड़ना बहुत बाद में आना है। सो धीरे धीरे हम छोटे से कैसे चेंजेस ला रहे हैं। अभी हमारा ये फाउंडेशनल जो हमारा स्टेज है, नर्सरी से लेके क्लास 2, इसमें हम ये चेंजेस ला रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये सब चेंजेस आएंगे और बड़े क्लासेस में। सो एजुकेशन फॉर दैट मैटर is undergoing a transformation. this change which was long due is finally coming up and it Yes, will make things very much interesting for the we children. we hope it is going to make very much interesting if taken in the right perspective. क्योंकि देखिए यहाँ यहाँ क्या होने वाला है, पेरेंट्स का और स्कूल या टीचर्स का एक कोलैबोरेशन होने की जरूरत है। So what are the plans for this transition? जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में एक तालमेल बैठना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या प्रोसेस अभी नए आ रहे हैं या क्या ऐसा है या जो पेरेंट्स को जानने की जरूरत है? या बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड बीइंग इन द एजुकेशन लाइन आई थिंक आई हैव अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस। एनईपी 2020 जो आया है तो ये हम इंडिया में जितने भी बोर्ड्स है ये सब पे लागू है। तो इसके सिस्टम सबको फॉलो करने हैं। नाउ इसको आगे बढ़ाने वाले टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं। तो कुछ बोर्ड्स जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, ये अपने टीचर्स को, जितने भी टीचर्स एनरोल्ड हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। वर्कशॉप्स हो रहे हैं स्कूल में ऑल ओवर द कंट्री, मास्टर ट्रेनर्स बनाए जा रहे हैं। टीचर्स को तो वो ट्रेन कर देंगे। जी। नाउ वी एज स्कूल पीपल वी हैव बीन आस्क्ड टू मेक द पेरेंट्स अवेयर अबाउट इट। हमें पेरेंट्स को अवेयर करना है कि अब एजुकेशन वो नहीं रहा है, अब बच्चों को ऐसे पढ़ाना है। सो ग्रेजुअली ये होगा जहाँ पेरेंट्स भी धीरे धीरे समझेंगे। हालांकि बहुत पेरेंट्स जागरूक हैं अभी, यंग मदर्स, यंग पेरेंट्स, दे आर ऑल अवेयर अबाउट इट, दे कीप ऑन रीडिंग मोर एंड मोर थिंग्स। तो उनको सबको पता है कि ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हमारे पास इंटरव्यू के लिए बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं स्कूल में, तो द क्वेश्चन दे आस्क, पता चलता है कि उनको सब पता है क्या है फ्यूचर में। धीरे धीरे होना ही पड़ेगा। कि पढ़ाई वही है, पढ़ाने का तरीका बदल रहा तरीका है। बदल गया है, एंड बच्चों को हमें थोड़ा सा छोड़ने की जरूरत है। उनको एक वो क्रिटिकल थिंकिंग जो अभी 21st सेंचुरी स्किल्स है वो बच्चों में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंप्यूटर कोडिंग जो होती है आज या के डेट में हम देख रहे हैं कि बच्चे भी एप्स बना रहे हैं। तो कोडिंग लैंग्वेज वगैरह के बारे में आपकी क्या राय है एंड व्हाट इज द परफेक्ट एज फॉर अ चाइल्ड टू स्टार्ट देयर लर्निंग इज दिस नो थिंग्स? परफेक्ट एज, इज जस्ट द इनेट टैलेंट इन दैट चाइल्ड। हर बच्चा अलग होता है। एनईपी में अगर आप देखें तो क्लास 6
से ही कोडिंग इंट्रोड्यूस करने को बोल दिया है, जबकि हमारे स्कूलों में छोटे बच्चों को हम स्क्रैच वगैरह सिखाने लग जाते हैं, विच इज अ स्टेप टुवर्ड्स कोडिंग ओनली। ओके तो इट्स नॉट दैट कि कोई एज है इसके लिए, and उसी में कुछ बच्चे इतने एक्सेल कर जाते हैं हमारे स्कूल में। कुछ बच्चे जो अपना दे आर मेकिंग देयर ओन वेबसाइट्स एंड ऑल, दे प्लान्ड अबाउट अ वेबसाइट फॉर द स्कूल। सो आई मीन इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। ओके तो हमें एक्सपोजर देना पड़ेगा बच्चों को, तब हमको उनके अंदर की वो हिडन टैलेंट निकल के आएगी। सिर्फ किताबों में रखने से इट विल नॉट हैपन। इट्स मोर अ प्रैक्टिकल बेस्ड It's अप्रोच more a नाउ practical, experiential thing that has to be given to the children to experience. ओके तो विनीता जी, जैसा कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं सेलिब्रेटिंग द शक्ति, तो हम ये मानते हैं कि हर नारी में एक शक्ति होती है, बस उसे उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। आपने उस शक्ति को पहचाना है। हम जानते हैं कि आज देश भर में बहुत सी ऐसी औरतें होंगी जो अभी तक उस शक्ति को नहीं पहचान पा रही हैं, अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही स्ट्रगल से वो फेस कर रही हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअल में मैं ये बोलूँगी कि शक्ति हमें बाहर से कितनी भी मिल जाए, कोई कितना भी हमें सपोर्ट कर दे, जब तक आपके अंदर की शक्ति नहीं जागेगी, आपके लिए वो बाहर की शक्ति भी कोई काम की नहीं है। एंड लेडीज को, औरतों को ये बात समझने की जरूरत है कि उनके अंदर अपार शक्ति है। उसे बस समझने की जरूरत है कि किस फील्ड में हमें उस शक्ति को अप्लाई करना है। हर लेडी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है एंड हार ना माने किसी भी स्थिति में। अदरवाइज हम देखिए, प्रॉब्लम्स हम सबके लाइफ में कभी ना कोई रूप में आई होगी, बट उसको देख के अगर हम हार मान लें, वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक सेटबैक है। तो जरूरत ये है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें और उस हार को हम आगे बढ़ते हुए हम अपने आप को उबारें। ओके। एंड वो जो एक हिचक जो रहती है ना, मतलब मोस्टली होम मेकर्स की अगर हम बात करें तो एक हिचक रहती है। अगर उनमें कोई टैलेंट भी होता है तो वो शेयर भी शायद नहीं करती है इतनी, इसीलिए हिचक रहती है। तो उस हिचक का क्या उपाय है? ये बहुत सही बात बोली आपने। देखिए, या तो ये हिचक किसी के प्रोत्साहन से हटेगी, कोई बोले कि नहीं करो, तुम सकोगी, ये यू आर मेड फॉर दिस, तो हो सकता है वो हिचक दूर हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, हमें ही उस थ्रेशोल्ड को पार करना है और हमें ही अपने आप को ट्राई करना है, ट्रायल एंड एरर से। चाहे कोई सपोर्ट करने वाला हो ना हो, ये लाइफ हमें एक ही बार मिली है। जो भी कुछ ट्राई करना है, ट्राई करना चाहिए इस लाइफ में। एक आखिरी मैसेज मैं आपसे चाहूंगा हमारे मारवाड़ी युवा मंच के साथियों के लिए। मारवाड़ी युवा मंच में बहुत छोटे से मैं सुनती आ रही हूँ इस संस्था का नाम। डिब्रूगढ़ में भी जब मैं थी, वहां भी मारवाड़ी युवा मंच बहुत ही सक्रिय थी। एंड ये आपकी जो ये संस्था है जो काम कर रही है, इट्स रियली रियली कमेंडेबल। क्योंकि देखिए, आप लोग भी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के कुछ कर रहे हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी। तो मेरा आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। एंड कोई भी सपोर्ट आप लोग को चाहिए, फ्रॉम मी पर्सनली, इंडिविजुअली, या मेरे फैमिली से, या जो भी मेरे रिसोर्सेज है, आई एम विलिंग टू गिव टू यू ऑल। एंड ये काम आगे बढ़ाइए आप लोग, क्योंकि आप लोग जैसे ही युवा हैं, आप लोग जैसे ही लोग हैं, जो वो सपोर्ट जिसको चाहिए होता है, वो सपोर्ट जिनसे किसी को मिल सकती है। सो आई अप्रिशिएट दिस जॉब दैट यू ऑल आर डूइंग। थैंक यू विनीता जी। एंड Thank you अब so इस much. इंटरव्यू के हम लास्ट फेज की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसमें कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपको अच्छा। पूछूंगा। सो व्हाटएवर इज ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड यू हैव टू से दैट। ओके। ओके, तो विनीता जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना रैपिड फायर। इन वन लाइन, योर डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज गोइंग एस्ट्रे, आई बिलीव। एंड अब समय ये है कि अब हमें मुड़ के जेंडर इक्वालिटी की तरफ आना है। दैट इज माई टेक ऑन फेमिनिज्म। Okay. Other than teaching, what else do you like to do? There are multiple things which I like doing, but I think of all the things, it would be cooking. Okay, your favorite dish? South Indian dishes. Okay. A taboo you wished was instantly removed from the society? The society in which we live, there are many such taboos which I wish weren't there. But yes, again,
gender inequality related taboos should immediately go away. ओके, एंड एप्ट रेस्पॉन्स टू लोग क्या कहेंगे? इस कान से सुने, उस कान से निकाले. ओके, अकॉर्डिंग टू यू, ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है. बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. False. Fill in the blanks. Behind every successful woman there is a There is a woman who is she herself. herself. Yes. Okay, and a final message to all the Shakti out there. To all the Shaktis out there, I would want to say that शक्ति हमारे अंदर ही है, उसे हम ओझल होने ना दें, क्योंकि वही वो शक्ति है जो इस समाज को आगे ले जा सकती है. Wonderful. Thank you, Vinita ji. That will Thank be you so all for much. today. आपने इतना टाइम हमें दिया आज, हमारे सारे व्यूअर्स को दिया, so thank you so much for that. And I really hope कि हमारे सारे व्यूअर्स आज इस संघर्ष भरी जिंदगी से अपनी किस्मत अपने हाथ से कैसे लिखी जाती है, वो कुछ आइडिया हमने सीखा होगा, और हम अपने लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ पाएंगे और अपने लाइफ को थोड़ा और जिंदगी से भर पाएंगे. थैंक यू. कल हम फिर मिलेंगे एक नई शक्ति के साथ. युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति.